तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। हाथरस में अपडेट यही है कि एसआईटी की टीम जांच कर रही है। 7 दिन की उनको मोहलत दी गई है, लेकिन राजनीति इस पे काफी कुछ हो रहा है। और यूपी में पता नहीं क्या चीज हुई कि जहां पे ये हुआ है इंसिडेंट, जिस गांव में, हाथरस के पास, उस गांव के आसपास की घेराबंदी कर दी पुलिस ने। अब मीडिया के लोगों को भी दूर रखा जा रहा है, नेताओं को भी दूर रखा जा रहा है। बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और कोशिश की जा रही है कि इस इंसिडेंट से जितना मीडिया को दूर रखा जाए, इसकी कवरेज ना हो, इसकी कहानी ना आए। ये बड़ा एक अजीब सी चीज है ये, इसलिए कि क्राइम रोकना काम है पुलिस का। एक अच्छा समाज, एक अच्छा माहौल, एक सुरक्षित माहौल देना काम है सरकार का। लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी में तो नाकाम रहे। और जब बात आती है कि ऐसी खबरों को रिपोर्ट करने की, ऐसी खबरों के बारे में बात करने की, फैमिली से बात करने की, गांव के लोगों को बात करने की, तो फिर सरकार इस तरह की चीजें करती है कि आपको एक तरह से जबरन रोका जाता है। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, उनको भी जाने नहीं दिया गया। कई पॉलिटिशियन गए, उनको भी जाने नहीं दिया गया। तो ये एक गलत सिस्टम है, ये गलत परंपरा है, क्योंकि पीड़ित के साथ हमदर्दी जताने का हर एक को हक है, जाना चाहिए। और जहां तक राजनीति की बात है, हम और आप सब जानते हैं कि ऐसे मौके पे, ऐसी चीजों पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। आज से नहीं, बरसों से चला आ रहा है। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उसको भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन सरकार वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे, पर ऐसे लोगों को जाने से रोके, ये मेरी नजर में गलत है। और जाना चाहिए, अगर कोई मदद करना चाहे उनको वहां तक पहुंचने देना चाहिए। अब देखिए सरकार की जो रिपोर्ट है एसआईटी की, 7 दिनों में क्या आती है। हालांकि इल्जाम लग रहा है कि लीपापोती करने की बात हो रही है, परिवार की जो बातें हैं उसको दबाने की बात हो रही है। एक डीएम का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो कह रहे हैं, बाकायदा परिवार को एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि जो भी आपकी चीजें हैं आप हमें कहो, हम करेंगे। और इन मीडिया के भरोसे पे मत बैठो, इनका क्या है, तो 1-2 दिन में चले जाएंगे, फिर मैं ही रहूंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि अच्छा बुरा जो भी होगा मैं ही देखूंगा। तो परिवार को एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि वो वैसी बातें ना करें, वैसी चीजें ना कहें जो सरकार और पुलिस के खिलाफ जाती हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। एक और जो बात सामने आई, जिस तरीके से उस रात उस बच्ची का, जो निर्भया है हाथरस की, जो अंतिम संस्कार जबरन किया गया, मुखग्नि भी किसने दी नहीं मालूम, उसमें अफसोसनाक सबसे पहलू और सबसे बात यह है कि उस बच्ची का जब अंतिम संस्कार किया गया, बाकायदा वीडियो में वो सारी चीजें आई। एक चिता को पेट्रोल डालकर जलाया गया, चिता पे पेट्रोल की आग लगाई गई। आनन फानन में करना, कानून व्यवस्था, सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन आखिरी जो रस्म है, आखिरी जो परंपरा है, कम से कम उसको इंसानियत के तौर पे जिस तरीके से की जाती है वैसी होनी चाहिए। लेकिन रात 2:30 बजे अगर करना भी था तो शमशान के कर्मचारियों को, बाकी या प्रशासन पूरा अपना है, ये इंतजाम किया जा सकता था कि धार्मिक रीति रिवाज के तहत एक चिता को जब जलाई जाती है तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, मंत्रोच्चार होता है, पंडित होते हैं, आग कैसे दी जाती है, किस चीज से आग लगाई जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पेट्रोल डालकर चिता की लौ को तेज करने का काम जिस तरीके से यूपी पुलिस ने किया है, वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जहां पे मारने के बाद, कत्ल करने के बाद, या जिंदा भी डीजल और पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया, क्रिमिनल ने ऐसा किया है। लेकिन एक पुलिस अगर इस तरीके से करे हरकत कि चिता को जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करे, तो उस परिवार पे और जिसके ऊपर बीती है, आप सोचिए क्या उनकी हालत होगी। देखकर दूर बैठे लोगों तक को इस बात ने कचोटा कि कैसे एक चिता को पेट्रोल डालकर जलाई जा रही है। बट अफसोस की बात है, ये सारी चीजें सच है। तो इस केस पे अपडेट है। अच्छी बात यह है कि मीडिया की नजर भी है, मीडिया के कैमरे और माइक उसी हाथरस की तरफ हैं। तो ये इशू अभी जिंदा रहेगा, कब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये रेप हुआ है या नहीं हुआ, इसको लेकर जो अलग अलग बातें हो रही है, ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। तो ये तो अपडेट है जो मैं आपको सुनाता रहूंगा। अब आज की कहानी के ऊपर लौटते हैं। फॉरेंसिक साइंस ने जब से तरक्की की है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि केस एक एक करके आसानी से सुलझने शुरू हो गए। मेरी अभी बात हो रही थी कुछ वक्त पहले, डॉक्टर महेश शर्मा जो मध्य प्रदेश फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी के डायरेक्टर
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में रेप के हाल के वक्त में बहुत ज्यादा केसेस में कन्विक्शन हुआ, मतलब सजा मिली, और उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई वो थी सबसे अहम जो रोल प्ले किया फॉरेंसिक साइंस ने, डीएनए की सैंपलिंग ने। एक विक्टिम जिसके साथ रेप हुआ और एक रेप जिसने रेप किया, और जब ये चीजें करता है तो वो अपने नमूने छोड़ जाता है। तो ऐसे डीएनए के जरिए, सैंपल के जरिए ये साबित किया जा सकता है कि रेप किसने किया, और बाकायदा डीएनए चूंकि सैंपल अगर सामने आ गया तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको इनकार नहीं कर सकती है। और रेप के दौरान करीब आना और इस तरीके के नमूने पाए जाना ये बड़ा आम है, तो इसलिए एक बड़ा हथियार है। मुझे लगता है कि जो 72% रेपिस्ट छूट जाते हैं हिंदुस्तान में, 25% को ये कन्विक्शन मिलता है, वो अगर इन चीजों का फॉरेंसिक साइंस का सही इस्तेमाल करे आईओ इन्वेस्टिगेटिव अफसर, तो शायद ही कोई बलात्कारी बच पाए। ये जो कहानी है आज, ये डीएनए को लेकर ही, लेकिन एक अनोखी और नायाब कहानी है। फिनलैंड की राजधानी से करीब कुछ 100 किलोमीटर दूर एक शहर है लापुआ। ये फिनलैंड की राजधानी है, वहां से दूर लापुआ। लापुआ में एक शख्स की कार चोरी हो जाती है। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस कार को ढूंढती है, कोशिश करती है, नहीं मिलती। जितने कार चोर थे उनके भी सारे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, उठा उठाकर पूछताछ की जाती है, नहीं मिलती। पुलिस की कवायद कोशिश जारी थी। फिनलैंड पुलिस लगातार जो है अपनी तफ्तीश में लगी हुई थी, पर कार और कार चोर दोनों का पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। कार चोरी के करीब 25 दिन के बाद एक दिन किसी शख्स ने पुलिस को फोन किया, फिनलैंड पुलिस को, और कहा कि एक लावारिस कार लापुआ से करीब 25 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है। पुलिस की टीम की लावारिस कार है, कहीं इसमें बॉम्ब ना हो, कुछ और चीजें ना हो। खबर मिलते ही स्पॉट पे पहुंचती है। वहां देखती है एक कार है जो लावारिस है। कार के चारों शीशे चढ़े हुए हैं और कार के अंदर कोई है नहीं, कार लॉक्ड है। इसके बाद पुलिस उस कार को उठाकर पुलिस स्टेशन लाती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कार चोरी की है, और इस चोरी की रिपोर्ट 25 दिन पहले एक शख्स ने लिखाई है जो इसी लापुआ शहर का है। पुलिस उसको इन्फॉर्म करती है, कहती है आपकी कार मिल गई है। वो शख्स आता है, कहता हाँ ये मेरी कार है, नंबर प्लेट सब कुछ वही था। लेकिन अब चोर की तलाश थी पुलिस को, चोर तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस ने कोशिश की, कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठाए, बाकी चीजें उठाई, भेजा। जो कार चोर थे बहुत सारे, उन लोगों से मिलान कराया, लेकिन किसी से मैच नहीं किया। अब फिनलैंड पुलिस के एक अफसर जो इस केस में लगे हुए थे, इंस्पेक्टर पालोमिकी ने कहा, एक जिद बना ली कि मुझे इस कार चोर को पकड़ना है, चाहे जैसे पकड़ा जाए। जो आई विटनेस जिसने फोन किया, जहां पे कार मिली, उसके आसपास सारी चीजें देखी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर इंस्पेक्टर पालोमिकी लगे रहे। एक दिन अचानक उनको ख्याल आया और दिमाग में आया कि कार की तलाशी अच्छे से ली जाए। उन्होंने कार की तलाशी ली। जब कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। हां, एक ड्राइवर की सीट के बराबर में सीट पर एक मच्छर दिखाई दिया उन्हें, और वो उस मच्छर को उन्होंने देखा। अब आम तौर पे मच्छर को देखकर आदमी नजरअंदाज ही कर देता है, बट उन्होंने उस मच्छर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उस मच्छर को बड़ी आसानी से उठाया। वो शायद मच्छर मर चुका था, और उसके बाद उसको लैब में भेज दिया। अंधेरे में तीर चलाना था। उन्होंने कहा कि क्या एक मच्छर एक कार चोर का सुराग या पता दे सकता है। जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स थे वहां पे, उन्होंने उस मच्छर को देख के कहा कि इसने कुछ वक्त पहले इंसान का खून पिया है। इसके बाद उस मच्छर का टेस्ट किया जाता है, और उस मच्छर, चूंकि साइंटिस्ट की ये थी कि इसने खून पिया है, तो उसका डीएनए उस ब्लड का निकालकर, और उसका जो सैंपल था वो पुलिस को दिया जाता है। उस डीएनए को जो मच्छर के अंदर के ब्लड से मिला था, जो फिनलैंड पुलिस है उसकी मिलान कराती है। वहां पे ज्यादातर लोगों के डीएनए सैंपल, ये बहुत सारे देश में है कि आपके सारे रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास होती है, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे आपका ब्लड सैंपल हो, इवन डीएनए हो,
तो फिनलैंड पुलिस ने उस मच्छर के डीएनए से मिलान करना शुरू किया। करते करते एक शख्स के रिकॉर्ड पर जाकर वो ठहर गए। वो डीएनए एक ऐसा शख्स जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी फिनलैंड पुलिस के पास था, वो उससे मैच कर गया। जब मैच कर गया तो फिर पुलिस ने उस शख्स पे नजर रखनी शुरू की। पता किया ये पिछले दिनों कहां कहां था, जब कार चोरी हुई कहां था, जिस दिन कार मिली वो कहां था। कई चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद पुलिस उसको उठा लेती है। उठाने के बाद लाकर पूछताछ करती है। वो मना कर देता है क्योंकि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, पर उससे मच्छर वाली बात नहीं मालूम थी। वो टालता रहता है, लेकिन फिनलैंड पुलिस लगी रहती है। आखिरकार वो पुलिस के आगे टूट जाता है और ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, इस कार में वो बैठा था, लेकिन कार चुराई नहीं थी, बल्कि कार में लिफ्ट ली थी। अब जब उसे मच्छर के खून पीने का और उस डीएनए से उसके डीएनए का मैच करने की बात पता चली, तो फिर वो घबरा गया। उसने बाद में फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इस कार में बैठा था, लेकिन मैंने कार चोरी नहीं की, बल्कि मैंने लिफ्ट ली थी। ये बात बाद में पता चली कि झूठ, क्योंकि आप लिफ्ट किससे लेंगे? आप कार ड्राइवर से ही लेंगे, कार के मालिक से लेंगे। उन लोगों ने उसे पहचानने से या कहने से मना कर दिया कि हमने कभी इसको लिफ्ट दिया। इसके बाद उस कार चोरी के इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और एक मच्छर से मिले डीएनए सैंपल के जरिए कार चोरी के केस को सॉल्व कर दिया जाता है। बड़ी सुर्खियां और वहां पे मीडिया में खबरें छपती हैं, क्योंकि अपने आप में ये पहले किस्म का एक मामला था, पहला, जिसमें एक मच्छर एक चोर का पता देता है, कार चोरी का सुराग ढूंढता है और एक कार चोरी के केस को सॉल्व करता है। बाद में फिनलैंड पुलिस ने कहा कि हमें अपनी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ दी जाती है, लेकिन मच्छर के बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। उसके दिमाग में अचानक आया, मतलब ये स्पॉन्टेनियस था, और उसने लैब में भेजा और उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के दिमाग में आया। उसने मच्छर देखकर बताया कि इसने कुछ वक्त पहले इंसान का खून पिया है। तो इंस्पेक्टर पावलोस्की की बड़ी तारीफ हुई। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये एक मतलब इत्तेफाक था, वरना तफ्तीश के दौरान हम आमतौर पर मच्छर और मक्खी की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मच्छर को ढूंढना। तो जब उन्होंने कार का दरवाजा खोला था सुराग पाने के लिए, तब उनके दिमाग में ये नहीं था कि इस कार के अंदर में कोई मच्छर और मक्खी मिलेगी, उसके तरफ वो ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ देख लिया और अचानक खड़े हुए जब वो परेशान कि कुछ मिल नहीं रहा है, तब उस सीट पे मिले मच्छर से पहली बार उनके दिमाग में यह ख्याल आया था कि ये मच्छर अगर कार के अंदर है तो हो सकता है जो कार में हो उसको मच्छर ने काटा हो, उसका खून पिया हो। और इसी चीज ने उनको उस मच्छर को उठाकर ले जाने के लिए एक सोच दी, जिसके बाद वो फॉरेंसिक लैब गए और फिर ये सारा केस सॉल्व हुआ। तो मच्छर को ढूंढना और मच्छर के बारे में इतनी बारीकी से सोचना, ध्यान रखना, ये भी अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इंस्पेक्टर पावलोस्की के दिमाग में ये बात आई और एक नायाब तरीके से एक कार चोरी का मामला सुलझ गया। तो कई बार क्राइम में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें क्राइम आपका सॉल्व करवा देती हैं। ये कहानी मुझे अपनी क्राइम तक की फैमिली के ही एक मेंबर ने मेल किया था, फिर जिस पर रिसर्च किया। थैंक यू वेरी मच। चूंकि मैं दिल्ली से बाहर हूं तो नाम नहीं नोट कर पाया, लेकिन जिस दिन भी बैठूंगा तसल्ली से नाम भी उनका जरूर बताऊंगा आपको, अभी याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बड़ा दिमाग खोल के रख देती हैं कि मतलब हम कभी, अगर मैं भी आपसे बात करूं, ये कहूं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मच्छर कोई केस को सॉल्व कर सकता है। वो एक अपनी हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना कि एक मच्छर करके, लेकिन यहां सच में एक मच्छर एक पूरे केस को सुलझा देता है। जरूरत इस बात की है कि आप उस लाइन से सोचें, आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सब कुछ अपना दिमाग खुला रखें। कहते हैं कि एक जो क्राइम सीन होता है वो एक ताला है, और जो पुलिस की जांच होती है और एक पुलिस वाले का जो दिमाग होता है, उस सीन पे पहुंचने के बाद उसे कुछ नहीं करना होता, उसे इस क्राइम सीन से एक चाबी को ढूंढना होता है। एक बार वो चाबी मिल गया तो वो ताला खुल जाता है, केस खुल जाता है। ये वही चीज है कि उस कार एक तरह से ताला था, उस कार को खोलना था, एक चाबी ढूंढनी थी और उस चाबी से चोर का पता लगाना था, और वो चाबी मिली उस मच्छर से। तो फॉरेंसिक और इस तरह की चीजें, ऐसे बहुत सारे बेशुमार कहानियां हैं जो अपने आप में रहस्यमयी हैं, रोमांचक हैं, रोचक हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उनकी एक सिलसिलेवार निकालूं और डिटेल में आपको सुनाऊं। आज कहानी थोड़ी छोटी भी होगी, इसलिए कि कई सारे काम है, कल फिर शूट है, लेकिन कहानी है, सुनाना जरूरी था। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।